राजनीतिक दल का प्रभाव This पढ़ाया call गया is now being recorded. और अब दबाव समूह और राजनीति में उसकी भूमिका। यहाँ तक के क्लास में कोई समस्याएं हैं किन्हीं को? कुछ बातें जो समझ में ना आई हो? नहीं सर। सर मेरे कमेंट में विश्लेषणात्मक क्षमता को बढ़ाने की बात आपने कही है, तो उसमें क्या-क्या पॉइंट ऐड करना होगा? विश्लेषणात्मक क्षमता का मतलब ये होता है कि जो बातें आप कह रहे हैं अमन, उसे थोड़ा सा क्या कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है? आपने जैसे क्या किया है, एक चार्ट 3-4 जगह बनाया है, ये किया है ना? अमन मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ सर। तो 3-4 जगह आपने चार्ट बनाया है ना? अब समझ बताइए 1 मिनट कि आपने कितने पेज में आंसर लिखा है? 4 पेज है सर। अब बताइए कि जब आपका 1 से 1.5 पेज जब यही चला गया, चार्ट डायग्राम ही चला गया, तो फिर आपका जो मूल मुद्दा है, चूंकि मैंने क्या कहा कि जो मेंस की प्रकृति क्या है, आपके एनालिटिकल अप्रोच की जांच करना है। और एनालिटिकल अप्रोच का मतलब क्या होता है कि आपके विश्लेषणात्मक क्षमता को क्या करेगा, वो परीक्षण करेगा। तो आपके आंसर में उसका प्रभाव दिखना चाहिए ना, नहीं दिखना चाहिए? जी दिखना चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा विश्लेषण के पक्षों पर भी काम कीजिए। ओके? और किन्हीं को समस्या कमेंट में? पूजा? Yes, sir. पूजा आप जी सर। आप सर आवाज नहीं आ रही है। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस यस सर। जी सर, अब आ रही है आवाज। अच्छा, तो मैंने कहा कि आज आपको कमेंट क्या मिला है? सर अभी हम चेक किए तो सर अभी कॉपी मेरी शायद चेक नहीं हुई है। आपकी कॉपी चेक नहीं हुई है? नहीं सर। प्रिया कुमारी? प्रिया कुमारी? सर मेरी भी चेक नहीं हुई है। हो जाएगी अनुपमा, हो जाएगी। कल तक सारी कॉपियां खत्म हो जाएगी। ठीक है, लगभग 15 कॉपियां तो मैंने चेक कर दी ना। जी सर। हो जाएगी। ठीक है जी प्रिया? सर। प्रिया कुमारी? नहीं जुड़ी है क्या? चलिए, लवली? यस सर। लवली, आपको क्या कमेंट यस मिला है? आपको क्या कमेंट मिला है? क्लास में जो बोला गया वो ऐड करना है, 1-2 एग्जांपल देना है। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपका चेक हुआ था ना? नहीं सर, एक ही आज लिखे ही एक ही नहीं हुआ थे। है? हाँ। अच्छा, चलिए, तो जो कमेंट मिला है वो सही है। जो आपका तो आंसर क्लास में पढ़ा गया था ना? आज जो चेक हुआ ये नहीं पढ़ा गया था, इससे पहले वाला पढ़ा गया था। नहीं, तो मैंने 2 चेक किया, जहाँ तक मुझे याद है कि आपका 2 चेक किया गया। खैर देख लीजिएगा एक बार। देखते हैं सर।
ठीक है, चलिए। तो आज बच्चे कम जुड़े हैं, क्या बात है? बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं आजकल? आजकल बच्चे क्यों नहीं जुड़ रहे हैं? आप लोगों को पता है कारण? कोई प्रॉब्लम होगा किसी को, इसलिए नहीं जुड़ रहे। अच्छा, संदीप कुमार वर्मा। हाँ ये सर। आपने कौन सा आंसर लिखा है? सर मैं अभी थोड़ा नहीं लिख पा रहा हूँ सर, मगर मैं आज वो आता राजनीति और अपराधीकरण का कर रहा हूँ सर वर्क उस पे आज। उससे पहले का कौन करेगा? उससे पहले का भी मैं सर, कल संडे है सर, मैं कल 2-3 तो कर लूंगा सर आराम से। ठीक से सर। संजीव कुमार। संजीव कुमार। यस सर। आपने कौन सा आंसर लिखा है? नहीं लिखा। क्यों? क्यों नहीं लिखा? वो थोड़ा बिजी। चलिए, आज किस किसने आंसर लिखा है? सर मैंने लिखा है। सर हम भी लिखे हैं। और हैंड रेज कीजिए, हाथ उठाइए। कक्षा में हाथ उठाया जाता है ना, ठीक है? तो हाथ खड़ा कीजिए, किस किसने आज आंसर लिखा है? अमन ने लिखा है, प्रीति ने लिखा है, दीपाली ने लिखा है, पूजा ने लिखा है, बस 4 आदमी। सर मैंने भी लिखा है। बाकी सब व्यस्तता की जी रहे हैं ना? बाकी सभी लोग व्यस्तता की जिंदगी जी रहे हैं। चलिए, तो आज शुरुआत दीपाली से करते हैं। दीपाली, जी सर। आपने कौन सा आंसर लिखा है किस क्वेश्चन का? सर वो हाल के दिनों में भारतीय राजनीति में बढ़ते क्षेत्रीय दलों के प्रभाव का परीक्षण कीजिए। प्रभाव का परीक्षण कीजिए। चलिए, जी सर। वीडियो ऑन कीजिए और शुरू हो जाइए। प्रभाव को पता। चलिए, शुरू हो जाइए। ये क्षेत्रीय दलों के उदय से भारतीय राजनीति व्यवस्था पर इसका महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है, विशेषकर 90 के दशक में राज्य स्तर पर इनकी भूमिका ज्यादा बढ़ी है, जिससे राज्य स्तरीय राजनीति ज्यादा प्रतिस्पर्धात्मक बनी। इसके प्रभाव को हम दो रूपों में देख सकते हैं, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव। सकारात्मक प्रभाव में क्षेत्रीय या स्थानीय मुद्दों की राजनीति, संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूती, सहभागिता, सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, समावेशी विकास, सत्ता का विकेंद्रीकरण और राष्ट्रीय दलों पर प्रभाव। क्षेत्रीय मुद्दों की राजनीति। क्षेत्रीय दलों द्वारा स्थानीय मुद्दों से संबंधित हित, आकांक्षा, प्राथमिकता आदि को उभारने का प्रयास किया गया, जिस पर कि राष्ट्रीय पार्टी का ध्यान नहीं जाता था। अब राष्ट्रीय पार्टी भी इन मुद्दों को लेकर संवेदनशील तथा गंभीर हुई है। परिणाम स्वरूप नीति निर्माण तथा योजनाओं के निर्माण में क्षेत्रीयता के मुद्दों को ध्यान में रखा जाने लगा। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था को मजबूती। 1990 के दशक
के पूर्व भी केंद्र तथा राज्य स्तर पर सरकारें थी, परंतु दोनों जगहों पर एक दलीय सरकार थे। 1990 दशक के बाद केंद्र की राजनीति में भी स्थानीय दलों की भूमिका प्रभावी और मजबूत हुई और गठबंधन की सरकार बनी। केंद्र तथा राज्यों के मध्य संतुलन स्थापित हुई, जिससे संघात्मक शासन व्यवस्था मजबूत हुई। सहभागिता के स्तर पर क्षेत्रीय दलों के माध्यम से देश के अंतिम व्यक्ति की सहभागिता सुनिश्चित हुई है, जिससे उन्हें विकास के मुख्य धारा में आने का अवसर मिला है। सभी वर्गों एवं क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व, विशेषकर 90 के दशक से पिछले क्षेत्र, ग्रामीण वर्ग तथा महिला वर्ग आदि का प्रतिनिधित्व बढ़ा है, जिससे इनकी सामाजिक अभिव्यक्ति मुखर हुई है। समावेशी विकास, क्षेत्रीय दल अपने अपने क्षेत्र के समस्याओं के विकास से जमीनी स्तर से जुड़े होते हैं, क्योंकि वो वहाँ पले बढ़े होते हैं। शासन संचालन में जब इनकी भूमिका बढ़ी तो वे विकास के हर पहलू को ध्यान में रखकर योजनाओं के क्रियान्वयन पर बल दिया, जिससे समावेशी विकास सुनिश्चित हुई। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शासन व्यवस्था एक दलीय से थोड़ा सा लाउड बोलिए दीपाली। शासन व्यवस्था का दीपाली, आवाज पे भी काम करना है। पिछले बार इंटरव्यू में आपकी आवाज स्लो थी और कॉन्फिडेंटली बात करनी है, रखनी है अपनी। जी सर। सत्ता का विकेंद्रीकरण, शासन व्यवस्था एक दलीय से बहुदलीय प्रवृत्ति की ओर उन्मुख हुई। क्षेत्रीय दलों की भूमिका ने सत्ता का विकेंद्रीकरण किया और फिर इसके नकारात्मक थोड़ा सा आवाज, से थोड़ा सा ईयरफोन लगा लीजिए ना। नकारात्मक प्रभाव, अब जा रही है सर? हाँ बोलिए। गठबंधन की राजनीति द्वारा अस्थिर सरकार, इससे न सिर्फ जनता की भावनाओं की उपेक्षा होती है, बल्कि पुनः निर्वाचन कराने से वित्तीय बोझ भी बढ़ती है। वोट बैंक की राजनीति, संवेदनशील तथा भावनात्मक मुद्दों को लेकर वोटों की गोलबंदी की जाती है, जिससे विकासात्मक मुद्दा पीछे रह जाता है। विभाजनकारी राजनीति, धर्म, जाति, क्षेत्र, भाषा आदि को चुनावी एजेंडे में शामिल कर समाज में अलगाव उत्पन्न की जाती है, जिससे एकता और अखंडता को। व्यक्तिवादी राजनीति को बढ़ावा, व्यक्ति विशेष को केंद्र में रखकर चुनावी रणनीति तैयार की जाती है, जिससे लोकतांत्रिक राजनीति का अभाव देखने को मिलता है। राजनीति का अपराधीकरण, धन बल के प्रयोग से असामाजिक तत्वों द्वारा चुनाव को प्रभावित किया जाता है तथा इसके माध्यम से राजनीति में अपराधिक पृष्ठभूमि वालों का समावेश होता है, जिसका व्यापक प्रभाव नीति निर्माण की प्रक्रिया पर पड़ता है। यही कारण है कि अपराधियों को लेकर आज तक कोई ठोस कानून का निर्माण नहीं हो सका है। केंद्र राज्य टकराव, हाल के दिनों में केंद्र राज्य टकराव को देखा जा सकता है। पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र से योजनाओं के क्रियान्वयन में नकारात्मकता देखने को मिलती है। हाल ही में केंद्र सरकार का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलने के प्रत्युत्तर में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राजीव गांधी के नाम पर योजनाओं का नामकरण इसका ताजा उदाहरण है। निजी लाभ हेतु कॉर्पोरेट घराना तथा राजनीतिक गठजोड़ क्षेत्रीय दलों के साथ लोकतांत्रिक राजनीति के लिए नकारात्मक है। व्यक्तिगत हित हेतु दल बदल की घटना भी व्यापक स्तर पर देखने को मिलती है। केंद्र के साथ साथ राज्य पर भी निर्वाचन आयोग पर भी वित्तीय बोझ बढ़ता है। इसका निष्कर्ष है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल थोड़ा सा आंसर में बिहारीपन लाने की कोशिश कीजिए। बिहारीपन समझते हैं ना? क्वेश्चन में नहीं था बिहार के संदर्भ में, तो इसलिए हम माने कि कोई दिक्कत नहीं, वो बिहार के संदर्भ में हो या न हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सामने वालों को लगना चाहिए ना कि बंदा बिहार को क्या करता है अच्छे से जानता है, क्योंकि तो उसका प्रभाव सिर्फ केंद्रीय स्तर पे नहीं है ना, राज्य के स्तर पर भी तो है। जी सर।
तो बिहार के कुछ उदाहरणों को, जैसे कि 2020 के अगर डेटा की बात करें, तो आपने जब दिखाया कि राजनीति का अपराधीकरण की बात करते हैं, तो वहां पर दिखाते कि वर्तमान जो बिहार का चुनाव हुआ उसमें अगर क्षेत्रीय दलों की अगर अपराधीकरण की बातें करें, तो जहां AIM का क्या था, 100% उम्मीदवारों पर आपराधिक मुकदमा चल रहा था, वही राजद पे लगभग। तो इस तरीके से क्या होता है, वो चीजें लगता है कि बंदे ने बिहार को अच्छे से काम किया है, और वो सब, तो इससे क्या होता है कि सामने वाले को फेवरेबल करने में, अच्छे मार्क्स प्राप्त करने में फायदा होता है। ओके सर, तो उसको सर डाटा जब उदाहरण ही देना था, हाँ, जब उदाहरण ही देना था, हम बिहार का उदाहरण लेंगे। जब अवसरवादी राजनीति की बात करते हैं, तो आपको 2016 की जो 15-16 की जो घटनाएं हैं, जहाँ पे क्या हुआ था, राजद और जदयू जब एक थे, वो अलग हट के फिर जो है क्या हुआ, जी सर, एनडीए में शामिल हो गए, एनडीए की सरकार सर बनी। जी सर, हाँ, ये उदाहरण दीजिए। जब वोट बैंक की राजनीति की बात करते हैं, वहां पे भी चीजों को स्पष्ट कीजिए। हाल के संदर्भ में मीडिया में ये खबरें आई थी, ये सब चीजें अपने आप में क्या हो जाएगा, एक अप टू द मार्क और अपडेट आंसर होगा ये, ठीक है। वैसे आंसर आपका अच्छा है, ठीक है। जी सर, चलिए बताइए निष्कर्ष। सर, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय मसलों को भी क्षेत्रीय दृष्टि से देखते हैं। इससे मंत्रालयों का कामकाज व लोकनीति भी प्रभावित होती है, क्योंकि उनका दृष्टिकोण क्षेत्र केंद्रीय हो जाता है। तथा क्षेत्रीय दलों का उदय भारतीय लोकतंत्रीय परिपक्वता को दर्शाता है, जिसमें स्थानीय स्तर की समस्याओं पर केंद्र के साथ विचार विमर्श संभव हुआ है और स्थानीय भागीदारी व राजनीतिक चेतना का विकास हुआ है। थोड़ा सा निष्कर्ष से भी काम कीजिए, ठीक है। निष्कर्ष को और बेहतर रूप में स्पष्ट करने की आवश्यकता है। जैसे यहाँ पर लिखते कि इन सीमाओं के बावजूद भी, जी सर, सर आवाज कट रही है। बात करते हैं, समाजवादी मूल्यों की जो बात करते हैं, सर आवाज नहीं आ की रही बात थी, करते फिर हैं, से और सामाजिक आर्थिक न्याय की जो बातें करते हैं। हमने कहा कि इसको थोड़ा सा निष्कर्ष को और बेहतर रूप में, एक तो और परीक्षण करने की भी बात है। तो जब परीक्षण करना होता है ना, तो थोड़ा सा आप अपनी बातें भी रखिए, कि अपनी बातें क्या रखनी है, कि इन सीमाओं के बावजूद भी भारतीय लोकतंत्र को जीवंत बनाने में और उसे जमीनी धरातल पर उतारने के क्रम में क्षेत्रीय दलों की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। और इसी का परिणाम रहा है कि आज हम बात करें समावेशी विकास की बात करें, सुशासन की बात करें, या हम क्षेत्रगत असमानताओं को लेकर जो बातें हैं, सुशासन सूचकांक वगैरह का उल्लेख कर सके हैं, यहाँ पे प्रतिस्पर्धी शासन व्यवस्था की बात कर लें, संघात्मक शासन व्यवस्था से प्रतिस्पर्धी शासन व्यवस्था की ओर जो है, इस सभी का उल्लेख करने पर यह स्पष्ट होता है कि अगर हम और राजनीतिक जागरूकता का पालन करें, तो भारतीय लोकतंत्र के लिए क्षेत्रीय राजनीतिक दल एक फ्रूट का पत्ता भी हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से थोड़ा सा उसके पॉजिटिव मैसेज को लेकर आगे बढ़ना, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर में क्या कीजिएगा कि आखिर क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव क्यों हुआ, इसको थोड़ा सा 25 से 30 वर्डों में उसके प्रादुर्भाव को भी स्पष्ट करने की कोशिश कीजिए। जैसे भूमिका आपने स्पष्ट किया ना, भूमिका के बाद क्या कीजिएगा, 25 से 30 वर्डों में उसके प्रादुर्भाव को स्पष्ट कीजिएगा कि आखिर क्यों क्षेत्रीय राजनीतिक दलों का उभार हुआ और अभी बड़े पैमाने पर इसकी भूमिका सामने आ रही है। इसको संक्षेप में उसमें 2-3 कारण बता दीजिएगा। जैसे क्या है,
कि राष्ट्रीय दलों द्वारा क्या है, क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय मुद्दों का प्रतिनिधित्व न किया जाना। इसके अलावा जो भावनात्मक मुद्दे हैं उसको लेकर यह सामने आया है। 90 के बाद की जो असमान क्षेत्रीय विकास की जो राजनीति रही है, असमान विकास रहा है, वो चीजें भी और राज्य के पिछड़ेपन ने चीजों को गहराने का कार्य किया। हमने क्या किया, 90 के बाद हमने उदारीकरण, निजीकरण की पॉलिसीज को अपनाया, जिसके कारण क्या रहा, तो आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे की जो प्रक्रिया है वो निरंतर आगे बढ़नी शुरू हो जाती है। ये सब चीजें इसके उदय के कारणों में मूल रूप से सामने आता है। बात स्पष्ट हो गई सभी को? जी सर। यस सर। यस सर। किसी को कंफ्यूजन इस प्रश्न में? अब नहीं सर। बोलिए, फॉर्मेट भी पता चल गया कि कैसे लिखना है? ठीक है, जैसे दीपाली ने लिखा है उसमें जो मैंने सुधार के तत्व बताए हैं उसको थोड़ा सा आप लोग भी ध्यान में रख लीजिएगा, तो आंसर अप टू द मार्क हो जाएगा। ठीक है, जी सर। बात स्पष्ट होगी सभी जी को? सर। चलिए, जी सर। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो अपने मूल मुद्दे की ओर आगे बढ़ते हैं। और मूल मुद्दा क्या है हमारा? तो प्रमुख दबाव समूह पर परिचर्चा करना। यस सर। तो जब प्रमुख दबाव समूह की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि ये प्रेशर ग्रुप है क्या? प्रेशर ग्रुप के प्रकार कौन कौन से? इसके अलावा जो इस प्रेशर ग्रुप का भारतीय राजनीति में भूमिका किस प्रकार से, या तो वो सकारात्मक हो सकता है भूमिका या नकारात्मक हो सकता है। तो पहली बात हमने कहा कि प्रेशर ग्रुप के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं। तो जब प्रेशर ग्रुप या दबाव समूह की हम बात करते हैं तो सबसे मूल बात जो है उसके कुछ बातें हैं। क्या है वह? पहली बात तो क्या है कि वह स्वैच्छिक संगठन होता है। स्वैच्छिक संगठन होने के साथ साथ उसका जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है, तो अपने विशिष्ट हितों की सुरक्षा प्राप्त करना तथा अपने हितों के लिए राजनीति का इस्तेमाल करना। यही मोटिव होता है इसका, दबाव का। जैसे कि मान लीजिए कि अभी किसान संगठन की बात करें तो किसान संगठन में अभी जो राकेश टिकैत है वो क्या है, किसान संगठन के नेता है ना? जी सर। और वो क्या कर रहे हैं, एक प्रेशर ग्रुप का काम कर रहे हैं सरकार पर कि वो क्या करे, मेरे अनुकूल नीतियों का निर्माण करे। ये हो रहा है ना? जी सर। तो प्रेशर ग्रुप का काम नहीं अपने हितों के अनुकूल नीतियों के निर्माण के क्रम में राजनीतिक दलों पर या राजनीतिज्ञों पर दबाव बनाने का कार्य करना। तो लिखिए, दबाव समूह से तात्पर्य एक ऐसे स्वैच्छिक संगठन से है जिसका उद्देश्य अपने विशिष्ट हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल करना। अपने विशिष्ट रिपीट सर। हितों की रक्षा के लिए राजनीतिक व्यवस्था का इस्तेमाल करना।
देखिए, इसे दबाव समूह इसलिए कहा जाता है, इसे दबाव समूह इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे राजनीतिक दलों पर दबाव डालकर या सरकार पर दबाव डालकर अपने अनुकूल नीतियों के निर्माण या उसमें परिवर्तन को लेकर प्रयास करते हैं, परिवर्तन को लेकर प्रयास करते हैं। ठीक है, लिख लिए। जी सर। अब कह रहा है कि भारत में प्रमुख दबाव समूहों की पहचान करनी, और जब प्रमुख दबाव समूहों की पहचान करनी है तो लिख लीजिए प्रमुख दबाव समूह कौन कौन से हैं भारत में। लिखिए, फिक्की होगा, एसोचैम होगा, सीआईआई होगा। लिख लीजिए, फिक्की, एसोचैम, सीआईआई आदि। किसान संगठन, दूसरा लिखिए किसान संगठन। किसान संगठन में लिखिए भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान संघ, ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, ऑल इंडिया किसान सम्मेलन, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन, आदि। नेक्स्ट लिखिए छात्र संगठन। सर ये किसान संगठन में 2 ही नहीं बताए हैं? 2 बताए, 3 बताए। भारतीय किसान संघ, भारतीय किसान यूनियन, अखिल भारतीय किसान सम्मेलन। ओके सर। छात्र संगठन में लिखिए एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, एआईएसएफ,
ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन AISF, ठीक है। NSUI नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल स्टूडेंट्स यूनियन ऑफ इंडिया आदि। श्रमिक संगठन में लिखिए, श्रमिक संगठन में एटक, इंटक, एटक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, एटक, इंटक, INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इसके अलावा लिखिए हिंद मजदूर संघ, हिंद मजदूर संघ, लिखिए HMS, हिंद मजदूर संघ, लिख लिए आप लोग? जी सर। इसके अलावा लिखिए कर्मचारी संगठन, कर्मचारी संगठन ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया मेंस फेडरेशन, ऑल इंडिया पोस्ट ग्राम वर्कर्स यूनियन, सर ऑल इंडिया पोस्ट, देखिए नेक्स्ट जनजातीय संगठन ऑल ये इंडिया पोस्ट वाला पोस्ट सर एंड टेलीग्राम वर्कर्स यूनियन, ऑल इंडिया पोस्ट एंड टेलीग्राम वर्कर्स यूनियन, वर्कर्स यूनियन, लिखिए जनजातीय संगठन जैसे नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड, ऑल इंडिया झारखंड और असम के आदिवासी संघ, ऑल इंडिया झारखंड, ऑल इंडिया झारखंड और असम के आदिवासी संघ, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए अन्य दबाव समूह में, अन्य दबाव समूह जैसे पर्यावरण वादियों का समूह, पर्यावरणवादी का समूह, महिलाओं का समूह, महिलाओं का समूह, वकीलों का समूह, वकीलों का संघ या समूह, आदि
लिख लिए? जी सर। जी सर। तो ये क्या है? वो प्रमुख दबाव समूह है जो क्या करते हैं, तो अपने अपने क्षेत्र में अपने हितों को संरक्षित करने का प्रयास करते हैं और साथ ही साथ इसको लेकर सरकार पर दबाव बनाने का भी प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से अपने अनुकूल नीतियों के निर्माण का प्रयास करते हैं या फिर बनाए गए नीतियों में अपने अनुकूल परिवर्तन का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, यहां तक बातें स्पष्ट हो गई प्रेशर ग्रुप के संदर्भ में? ठीक है, जैसे हमने आपको उदाहरण में ही बताया कि अभी किसान संगठन को लेकर देखिए तो राकेश टिकैत के नेतृत्व में क्या आंदोलन चल रहा है और ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार के जो 3 कानून हैं उसमें परिवर्तन लाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं ना, और कह रहे हैं कि ये नीतियां जो हैं किसान के हितों के प्रतिकूल है, अतः हमें क्या करना चाहिए, किसानों के अनुकूल नीतियों का निर्माण करने का प्रयास करना है और इसी के परिणाम स्वरूप आप क्या देखते हैं, निरंतर सरकार के साथ वो वार्ता द्वारा अपने हितों को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं और नीतिगत परिवर्तन का दबाव बनाते हैं, ये करते हैं ना? जी सर। चलिए, तो ये क्या हो गया, प्रमुख दबाव समूह। अब कह रहा है कि उसकी भारत की राजनीति में भूमिका कैसी? भूमिका की बात कर कि भूमिका को आप 2 संदर्भों में देख सकते हैं, एक तो सकारात्मक भूमिका और दूसरा क्या, नकारात्मक भूमिका हो, ये 2 होंगे ना? जी सर। तो जब हम सकारात्मक भूमिका की बात करते हैं तो पहली बात क्या है कि सरकार की जो निरंकुशता है और नीतिगत असर पर जो मनमानापन है उसको प्रतिसंतुलित करने का प्रयास करता है। तो पहली बात लिखिए, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में निरंकुशता तथा मनमानेपन को प्रतिसंतुलित करता है। थोड़ा धीरे सर। ठीक है, ये रिपीट करेंगे? सरकार के नीतिगत निरंकुशता और मनमानेपन को प्रतिसंतुलित करता है। ठीक है, दूसरा लिखिए। यस सर। ये दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए भारत जैसे बहुलतावादी राष्ट्र में समावेशी विकास। सर एक बार फिर से बोलिए सर इसको। देखिए, ये दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है। ये दबाव समूह विभिन्न समुदायों की मांगों और हितों का प्रतिनिधित्व करती है। इसलिए
वे भारत की बहुलतावादी संस्कृति में एकता को स्थापित करने तथा राष्ट्र के समावेशी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। देखिए, ये दबाव समूह राजनीतिक दलों का चुनाव के समय राजनीतिक दलों के घोषणा पत्रों के निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। देखिए, नेक्स्ट, ये व्यक्ति और सरकार के बीच व्यक्ति और सरकार नेक्स्ट, सर रिपीट कर दीजिए, आवाज कट रही है। सर आवाज कट गई थी। ये दबाव समूह व्यक्ति और जनता और सरकार के बीच संपर्क साधन के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए, यद्यपि ये समूह चुनाव की राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, चुनावी राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, परंतु ये राजनीतिक प्रक्रिया के मूल्यांकन या विश्लेषण समालोचना द्वारा राजनीतिक प्रक्रिया को सकारात्मक दिशा देने में
सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, बात स्पष्ट हुई? यस सर। नेक्स्ट लिखिए, ये दबाव समूह सरकार के गठन सरकार के गठन सरकार के गठन और मंत्री पद के आवंटन में भी मंत्री पद के आवंटन में भी मंत्री पद के आवंटन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसका उद्देश्य अपने लिए राजनीतिक लाभ की प्राप्ति है, अपने लिए राजनीतिक लाभ की प्राप्ति है। ठीक है, तो ये क्या थे, इसके सकारात्मक प्रभाव थे, जहां हमने कहा यह चुनाव प्रक्रिया से लेकर नीति निर्माण, जनता और सरकार के बीच कैसा संबंध होना चाहिए या फीडबैक कैसा जाना चाहिए, इसके निर्धारण के क्रम में जो दबाव समूह है इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए, अब इसके जो आलोचनात्मक पक्ष है या नकारात्मक पक्ष है उस पर भी बात करना पड़ेगा। तो जब इसके नकारात्मक पक्ष की बात करते हैं तो अभी आप देखिए, तो राकेश टिकैत के नेतृत्व में जब किसान संगठनों ने क्या किया, आंदोलन किया, तो यह अब क्या है, सरकार से समझौतावादी नीति न रखकर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं कि हम सरकार से सीधे क्या करेंगे, ब्लैकमेल करेंगे सरकार। और ब्लैकमेल किस आधार पर करेंगे, अपने वोट बैंक के आधार पर, अपनी बहुमत के आधार पर हम क्या करेंगे, सरकार को ब्लैकमेल करेंगे कि अगर वो हमारे अनुकूल नीतियों का निर्माण नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, आने वाले चुनाव में चाहे वो राज्य स्तरीय हो या केंद्र स्तरीय हो, हम संबंधित सरकार का विरोध करेंगे। मतलब क्या हुआ कि ये अपने वोट बैंक के आधार पर क्या करते हैं, सरकार को ब्लैकमेल करके अपने लिए नीतियों के निर्माण कराने का प्रयास करते हैं, जो कहीं न कहीं भारतीय लोकतंत्र के लिए क्या है, एक घाटा है। दूसरी बात करते हैं कि कई बार ये लोग क्या करते हैं, अनैतिक माध्यमों का सहारा लेते हैं। अनैतिक माध्यम क्या है, जैसे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से, अन्य प्रलोभनों के माध्यम से भी ये लोग अपने लिए नीतियों का निर्माण करवाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, फिर देखिए, तो जब विभिन्न दबाव समूहों के हितों में क्या होता है, टकराव की स्थिति दिखाई देगी। जैसे अभी देखिए, तो किसान संगठन क्या कर रहे हैं,
कि जितनी भी नीतियां सरकार ने बनाई है किसानों को लेकर, वो क्या करेगा, अडानी अंबानी को फेवर करेगा। ये अडानी अंबानी की सरकार है। तो दूसरी तरफ व्यापारिक संघ क्या करेगा, वो भी अब यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, जो दबाव समूह है उनके हित आपस में जब टकराएंगे तो कहीं न कहीं इसका भारत के विकास पर और भारत के सामाजिक समरसता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। जैसे देखिए, हम आरक्षण की ही बात कर लेते हैं। आज क्या है, आरक्षण को लेकर चाहे पटेल समुदाय हो, गुर्जर समुदाय हो, मराठा हो या फिर जाट हो, ये लोग क्या कर रहे हैं, सरकार को सीधे धमकी देते हैं, सीधे सरकार को ब्लैकमेल करते हैं कि अगर तुमने नहीं किया मेरा काम तो मैं क्या करूंगा, पूरे राज्य में चक्का जाम कर दूंगा। और परिणाम स्वरूप ये गुर्जर समुदाय जाके रेलवे पटरी पे बैठ जाएंगे, सड़कों पे बैठ जाएंगे, ठीक है, ये जाट समुदाय वहीं पे बैठ जाएंगे। यानी कि अपने बहुमत के बल पर अपने क्या करते हैं, हितों को मनवाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी परिस्थिति में जो आरक्षण जनित आंदोलन है, जो संवेदनशील मुद्दा है भारतीय सामाजिक व्यवस्था के लिए, वहां पर क्या होता है, विद्युताएं की स्थिति आपको दिखाई देगी। मुझे सुन पा रहे हैं आप लोग? यस सर। इसके अलावा क्या है, ये लोग कभी कभी हिंसात्मक संघर्ष का भी सहारा लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कब, तो 26 जनवरी को 26 जनवरी को क्या हुआ, किसान संगठनों ने जब स्थिति में, और राष्ट्र इसका लाभ किसने लिया, तो राष्ट्र विरोधी ताकतों ने लिया। और परिणाम स्वरूप जो हमारे राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक है लाल किला का प्राचीर, उसकी अवमानना की गई, राष्ट्रीय ध्वज की अवमानना की गई। तो इससे कहीं न कहीं जो कानून व्यवस्था की स्थिति है वो भी खतरे में पड़ जाती है, उस पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सब क्या है, इस दबाव समूह के नकारात्मक बातें हैं, आलोचनात्मक पक्ष। बातें स्पष्ट हुई? यस सर। चलिए, तो इसको लिखना भी है क्या? सर जो भी लिखना इसे है वो सारे लिखना तो भी नोट है? हो गए। नहीं, सर अभी मैं जो आप अभी वाली बात लिखवा रहे आलोचनात्मक हैं पक्ष की बात कर रहा हूँ, आलोचनात्मक पक्ष की बात सर कर रहा लिख हूँ। लिए। सर ये नोट्स में है नो, आप जो लिख लिए? दिया था ना आपने दबाव समूह वाला नोट्स। सर लिख लिए। दबाव समूह का नोट्स भेजा था मैंने, है नोट्स में? निर्वाचन वाला भेजा था, उसमें वहाँ पे दबाव समूह भी था। चलिए, दबाव समूह है तो वहां से आलोचनात्मक पक्ष को देख लीजिएगा, ठीक है, वहां से पेन डाउन कर लीजिए। और इसे मैंने जो बातें अभी स्पष्ट की, जो समझाने की कोशिश की, वो समझ में आ गई आप लोगों को? बोलिए। यस सर, यस सर। इसके जो नकारात्मक पक्ष हैं वो सभी बातें स्पष्ट हो गई। इसको क्या दिखाना है इसमें, जब वो क्या करते हैं तो ब्लैकमेलिंग करते हैं सरकार के साथ, अपने बहुमत के आधार पर, अपने वोट बैंक के आधार पर जब सरकार को धमकी देते हैं, ब्लैकमेल करते हैं। दूसरा हमने कहा कि जब अनैतिक मार्गों का सहारा लेते हैं, जैसे कि वित्तीय प्रलोभन देकर, जैसे कि भ्रष्टाचार के माध्यम से, ठीक है, अपने अनुकूल नीति और कार्यक्रम बनाने का प्रयास करते हैं। तीसरी बात हमने कहा कि इससे जब हिंसात्मक तरीकों का वो सहारा लेते हैं। और चौथी बात हमने कहा कि जब क्या होता है, विभिन्न दबाव समूहों के बीच
हितों का टकराव होता है, तब वहां पर सामाजिक समरसता और जो हमने कहा कि आपसी संघर्ष की स्थिति आपको दिखाई देगी। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधी को लेकर क्या हो रहे थे, संघर्ष की स्थिति दिखाई देगी आपको। ठीक है, तो ये सभी इसके नकारात्मक पक्ष हैं। आगे बढ़े। यस सर। यहाँ तक कि नहीं कोई कंफ्यूजन, कोई प्रश्न मन में? अंशु, बातें स्पष्ट हुई? पूजा? जी सर। परमानंद, एसएस, अमन? यस सर। चलिए, ओके। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? भारतीय चुनावी नेक्स्ट राजनीति टॉपिक में क्या है? जाति की भूमिका का सर भारतीय चुनावी राजनीति में जाति की भूमिका का आकलन कीजिए और बिहार के 2020 के चुनाव में जाति की भूमिका को किस प्रकार तक प्रभावित किया है। रहा 2020 के चुनाव की बातें, तो 2020 में जो चुनाव में जाति की भूमिका रही है, इसको आप लोग खुद के स्तर पे काम करेंगे और जब आंसर लिखेंगे वहां पे मैं इसे देखूंगा क्लास में। ठीक है, पहले खुद के स्तर पर इस पर काम कीजिए। आपको कुछ डेटियों के चयन में भी आपको जाति की भूमिका दिखाई देगी, परिसीमन में भी क्षेत्र में जाति की भूमिका दिखाई देगी। इसके अलावा हमने कहा कि मंत्री पद, सरकार के गठन, मंत्री पद, इस सभी चीजों पर, राजनीतिक संगठन के सभी जगहों पर आपको जाति की भूमिका दिखाई देगी, वोट बैंक से लेकर सरकार के गठन और नीति और कार्यक्रम तक। तो प्रभाव वही रहेंगे, बस इसमें करना क्या है, थोड़ा सा 2020 में कि जो कुछ डेटा वगैरह हैं उसको इसमें शामिल करना, ये करना है ना। जी सर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपने स्तर पर काम करके इसमें डेटा शामिल कर लीजिएगा 2020 के चुनाव का। बाकी कुछ नहीं करना है, सारे फॉर्मेट वही रहेंगे। ओके, जी सर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वर्ग की भूमिका। जाति वर्ग वही चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वर्ग में क्या हो जाएगा, पिछड़ा वर्ग हो जाएगा, वंचित वर्ग हो जाएगा, अग्रा वर्ग हो जाएगा, सवर्ण हो जाएगा, यही ना वर्ग है। जी सर। जी सर। वर्ग तो यही है, जनजाति है, वर्ग यही है, तो मिला जुला के कमोबेश परिस्थितियां वही है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गठबंधन की राजनीति। गठबंधन की राजनीति या मिलीजुली राजनीति। क्या है गठबंधन की राजनीति या मिलीजुली राजनीति? वही एक से अधिक दल मिलकर जब सरकार बनाते हैं तो उसी को गठबंधन की राजनीति।
ठीक है, और कुछ है? गठबंधन की राजनीति में उनका एक साझा कार्यक्रम होता है सर, जो चुनाव से पहले तैयार किया जाता है। अच्छा, और उस पर मिलजुल कर तो चुनाव के बाद चुनाव लड़ते गठबंधन नहीं हैं। बनता है क्या? चुनाव के बाद उसके बाद गठबंधन भी नहीं सर बनता है क्या? पहले भी सर गठबंधन हुआ है, बाद में चुनाव के बाद भी गठबंधन बनते हैं सर। तो फिर तो ये आपने क्यों कहा कि नहीं सर, चुनाव से पूर्व भी चलिए गठबंधन कोई बात होते हैं नहीं, और आगे चुनाव के बताइए। बाद भी गठबंधन। ठीक है, और उनका एक साझा कार्यक्रम जो तय करते हैं, उस पर वो लोग अपना सरकार चलाते हैं। ठीक है, और ये गठबंधन इसमें से सरकार का बनने के बाद स्थायित्व बना रहे यह सुनिश्चित नहीं है, कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है। एक तरफ से ये अस्थिर सरकार का निर्माण होता हुआ है। ठीक है, चलिए प्रश्न उठता है कि गठबंधन की राजनीति है क्या, इसके उदय के कारण क्या है, गठबंधन की राजनीति या मिलीजुली राजनीति के कारण क्या है और इसका प्रभाव क्या है। ये है ना 3 संदर्भ। जी हाँ सर। सर। चलिए, तो जब गठबंधन की राजनीति की बात करते हैं भारतीय लोकतंत्र है, उसका एक अपरिहार्य वास्तव आवाज चली गई सर, प्रोग्राम के आवाज तहत। आती नहीं है। आवाज सर चली गई थी सर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ अभी मिल रही है सर। चलिए, तो हमने कहा कि गठबंधन की राजनीति से आशय क्या है कि जब विभिन्न राजनीतिक पार्टियां, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हो या क्षेत्रीय पार्टियां हो, अपने राजनीतिक हितों को क्या करते हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाते हैं और फिर एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत सरकार बनाने का प्रयास करते हैं और फिर सरकार बनाने के क्रम में वो सभी दलों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने का प्रयास होता है और साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत जो हमने नीतियां और कार्यक्रम निर्धारित किए हैं, सरकार का संचालन उसी अनुरूप करते हैं। ठीक है, अब प्रश्न उठता है कि भारतीय राजनीति में इसका विकास कैसे होता है। तो विकास के क्रम में हमने कहा कि विकास क्यों होगा, तो पहले उन कारकों की तलाश कर लीजिए जिसके कारण गठबंधन की राजनीति का प्रादुर्भाव होता है। और गठबंधन की राजनीति का मतलब क्या हो कि जो क्षेत्रीय दलों के उदय के जो भी कारण हैं, वही क्या होंगे, गठबंधन की राजनीति के कारण होंगे। क्यों? क्योंकि हमने कहा कि जब क्या होगा, राष्ट्रीय दल, जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, वो सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में असफल हो जाएंगे। उदय के कारण में क्या होगा, तो जब राष्ट्रीय पार्टियां सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व देने में असफल हो जाएंगी या उसकी सीमाएं सामने आएंगी। दूसरा कारण क्या होगा कि जब भारत की विविधता में उसकी आकांक्षा
सॉरी, जब भारत की विविधता में भारत के सभी वर्ग का, सभी क्षेत्र का, सभी भाषा के, सभी धर्म के लोगों का क्या होगा, प्रतिनिधित्व नहीं होगा, उनकी आकांक्षाएं क्या होंगी, संरक्षित नहीं होंगी, तब यहाँ से मिलजुली राजनीति सामने आएगी। इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि जब क्या होगा, तो चुनाव में स्थानीय मुद्दों के स्थान पर राष्ट्रीय मुद्दों को क्या कर दिया जाएगा, तरजीह दिया जाएगा, अर्थात स्थानीय मुद्दों की उपेक्षा की जाएगी। तब क्या होगा, मिलीजुली राजनीति के लिए अनुकूल परिस्थितियां जन्म लेंगी। फिर हमने कहा कि जब पार्टियों में क्या होगा, आंतरिक लोकतंत्र का अभाव होगा, और आंतरिक लोकतंत्र के अभाव के साथ साथ जब हम देखते हैं कि वहां पर क्या होगा, राजनीति में परिवारवाद, वंशवाद जैसी परिघटनाएं सामने आएंगी, और योग्यता के स्थान पर पैसे को और चापलूसी को जब क्या दिया जाएगा, महत्व दिया जाएगा, और पैराशूट डेमोक्रेसी की जब बात करते हैं या पैराशूट प्रत्याशी की जब बात करते हैं, तो ये चीजें आपको वहां पर दिखाई देंगी, और फलस्वरूप जो महत्वाकांक्षी राजनीतिक व्यक्ति हैं वो क्या करेंगे, वहां से अलग हटकर, वहां से अपना रास्ता अलग करते हुए अपने लिए स्वतंत्र अस्तित्व की तलाश करेंगे और नए राजनीतिक दल का निर्माण करेंगे। ये वो कारण है जिसके कारण भारत में क्या हुआ, क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ, और क्षेत्रीय दलों ने क्या किया, राष्ट्रीय पार्टी के जनाधार को कमजोर किया, और जैसे ही राष्ट्रीय पार्टियों के जनाधार कमजोर हुए, केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर आपको क्या दिखाई देगा, मिलजुली सरकार की स्थिति, गठबंधन की सरकार की स्थिति दिखाई देगी। और ये भारतीय लोकतंत्र की एक अपनी पहचान है। ये दुनिया को भारतीय लोकतंत्र की देन है कि कैसे हम विभिन्न विचारधाराओं के होते हुए भी, परस्पर प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक माहौल में होते हुए भी, हम भारत के विकास को लेकर, भारत के में राजनीतिक स्थायित्व को लेकर, और साथ ही साथ भारत में लोगों के सहभागिता को लेकर क्या है, संवेदनशील हैं, और भारत की चुनाव प्रणाली में, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो हमारी आस्था है उसको बनाए हुए। बातें स्पष्ट हुई यहाँ तक? जी सर। अब बताइए कि इसमें से कुछ लिखाना भी है कि सभी बातें पता है आप लोगों को? जो भी क्षेत्रीय दलों के उदय के कारण है वही यहाँ पे कमोबेश परिस्थितियां हैं गठबंधन की राजनीति का के कारण में। ठीक है, लिखवाना भी है कि आप लोगों को स्पष्ट हो गया? लिख लेंगे आप लोग अपने स्तर हो जाएगा सर, लिख लेंगे। चलिए, तो हमने कहा जब इसे विकास की बात करें तो विकास में का कारण क्या होगा, क्यों भारत में क्षेत्रीय दलों का प्रादुर्भाव हुआ या गठबंधन की राजनीति क्यों सामने आई? तो पहली बात तो हमने कहा कि जब क्या हुआ, एक राष्ट्रीय पार्टी के रूप में कांग्रेस कमजोर होती है और
साथ ही साथ जब वो क्षेत्रीय मुद्दों को, क्षेत्रीय राजनीतिक महत्वाकांक्षा को अपने में समाहित करने में असफल हो जाती। ऐसी परिस्थिति में 1977 में जब क्या हुआ, इमरजेंसी के बाद भारत में चुनाव हुआ, तो वहां पर लोगों ने इमरजेंसी की त्रासदी को देखा और परिणाम स्वरूप कांग्रेस से विमुख होती है। इंदिरा गांधी की यहाँ पर हार होती है और जनता दल के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनती है, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी विदेश मंत्री के रूप में सामने आते और यूएन में हिंदी में भाषण देने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री बनते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि इससे क्या होता है, तो न सबसे हमने कहा कि 77 में जनता दल की सरकार होगी, यानी कि जब जब गैर कांग्रेसी सरकार बनी है वहां पर आपको गठबंधन की सरकार दिखाई देगी 90 से पहले। चाहे 77 की बात कीजिए, चाहे हम 89 की बात करें जहां पर बीपी सिंह की बात करते हैं, ठीक है, चाहे हम 96 की बात करें, 94 की बात करें, जहां पर क्या हुआ, जनता दल की सरकार बनती है और वहां पर बड़े पैमाने पर गठबंधन की पार्टियां देखेंगे, लगभग 21 या 22 पार्टियां होती हैं वहां पर। फिर हम एनडीए की बात करते हैं। एनडीए जब वाजपेयी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी तो वहां पर भी गठबंधन की सरकार आपको दिखाई देगी। फिर यूपीए की बात करते हैं और फिर एनडीए की बात करते हैं। यानी कि वर्तमान में जो दो पार्टियां हैं गठबंधन की और एनडीए की बात करते हैं, देखते कि ये निरंतर आती। एक तीसरी है जिसमें गैर भाजपाई, जिसमें आप बात करते हैं ममता बनर्जी की, जिसमें आप बात करते हैं नीतीश जी की, जिसमें बात करते हैं आप शरद पवार की, जिसमें आप बात कर रहे हैं शिरोमणि अकाली दल की, जिसमें आप बात कर रहे हैं किसी HD देवगौड़ा की। तो ये लोग जो हैं क्या कर रहे हैं, तीसरे मोर्चे पर काम कर रहे हैं। बात स्पष्ट हुई यहाँ तक? यस सर। कि गठबंधन की राजनीति का विकास कैसे हुआ। जी सर। अब प्रभाव की बात करते, कह रहा है कि अभी तक यह अस्थायी सरकार दे पाने में असफल रही। क्यों पूछा गया यह क्वेश्चन? क्योंकि यह दौर क्या था, UPA 2 का दौर। जब मनमोहन सिंह दूसरी बार सत्ता में आते हैं और भारत सरकार क्या होती है, पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति आ जाती है सामने। यहाँ पर क्या होता है, तो राजनीतिक भ्रष्टाचार की स्थिति बड़े पैमाने पर देखी। क्या सर पॉलिसी पैरालिसिस का डायरेक्ट यूज कर सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीतिगत हिंदी लिखना है तो लिखिए नीतिगत पंगुता। क्या? ओके सर। नीतिगत पंगुता। तो अब इसके सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों की जब बात करते हैं तो हमने कहा कि सबसे पहली बात क्या है, तो सबसे पहली बात है कि अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को लेकर क्या है, ये एक गठबंधन के रूप में सामने आते हैं। और जब अपने अपने स्वार्थ को लेकर जब सामने आएंगे तो स्वाभाविक है कि इससे सरकार में विभिन्न राजनीतिक दलों के हितों में क्या होगा, टकराव होगा। और जब विभिन्न राजनीतिक दलों के हितों में टकराव होगा
तो इससे सरकार की अस्थिरता बनी रहेगी और जब इस चरमावस्था को प्राप्त करेगा तो सरकार गिर जाएगी। जैसा कि आप देखते हैं कहाँ राजद और जदयू का जो दो असमान गठबंधन था वो अंततः 2015 के चुनाव में तो साथ आते हैं, लेकिन एक ही साल में क्या हो जाता है, बेचारे का तलाक हो जाता है, होता है ना। हाँ गठबंधन जी सर। और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा, तो मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न होगी और जब मध्यावधि चुनाव की स्थिति उत्पन्न होगी तो भारत के संचित कोष पर इसका नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। जनता के महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधनों का जिसे हमें किस समय खर्च करना चाहिए था, विकास में खर्च करना चाहिए था, वो चुनाव के संचालन पर, उसके प्रक्रिया पर खर्च होगा, जो कहीं न कहीं भारत के लोकतंत्र के लिए एक घाटा के समान है। बात स्पष्ट हुई? जी सर। जी सर। दूसरी बात देखिए, तो हमने कहा कि जो गठबंधन की राजनीति है या मिली-जुली सरकार है, इसमें जो लॉयल्टी है वो सरकार के प्रति न होकर किसके प्रति होती है, अपने पार्टी के आका के प्रति होती है। यानी कि हम क्या है, ममता बनर्जी अगर यूपीए में शामिल थी और दिनेश त्रिवेदी अगर रेल मंत्री थे तो उन्हें मनमोहन सिंह को जवाब नहीं देना था रेल मंत्री में होने वाली घटनाओं को लेकर, बल्कि जवाब किसे देना था, ममता बनर्जी। हमने कहा था कि ये राजनीति अपने पार्टी के अध्यक्ष के प्रति जवाबदेह होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें उनके रहम कर्म पर क्या करना है, जिंदा रहना। यहाँ पर क्या होगा, मनमोहन सिंह जी ये नहीं कह सकते कि भाई तुम रेल मंत्री के रूप में अच्छे से काम नहीं कर रहे हो तो मैं तुम्हें यहाँ से पद से हटाता हूँ, ये मनमोहन सिंह जी नहीं कह सकते। ये कहने का अधिकार किसे था, तो ममता बनर्जी को था। ये कहने का अधिकार किसे था, तो लालू जी को, कि तुम अच्छे से काम नहीं कर रहे हो इसलिए तुम्हें मैं यहाँ से हटाता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप सरकार के जो मंत्री कैबिनेट हैं उसमें सरकार के प्रति जवाबदेह न होकर आप अपने राजनीतिक आका के प्रति जवाबदेह हैं, उसको खुश रखकर ही आप मंत्री परिषद में बने रह सकते। तो इससे क्या होगा, कहीं न कहीं जो राजनीतिक सामंजस्य है, नीति एवं कार्यक्रमों में सामंजस्य है, वहां पर आपको हितों का टकराव दिखाई देगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि जब अमेरिका और भारत के बीच 123 एग्रीमेंट हुआ था 2006 में, उस समय क्या हुई थी, वामपंथ ने सरकार से अपनी जो क्या है सहभागिता है या समर्थन है वो वापस ले लिया और सरकार गिरने की स्थिति में आ गई, क्योंकि वामपंथ नहीं चाहता था कि 123 एग्रीमेंट अमेरिका के साथ, क्योंकि वो क्या था, रसिया और चाइना का समर्थन। तो कहीं न कहीं इससे जो राजनीतिक स्थिरता है, वैचारिक संघर्ष है, वो निरंतर बना रहता है और यह हितों का टकराव सरकार के स्थायित्व और स्थिरता पर हमेशा क्या करता है, एक पेंडुलम के रूप में कार्य करता है। जैसे ही होगा इधर उधर सरकार अस्थिर हो जाएगी। यहाँ तक बात स्पष्ट हो गई? यस सर। दूसरी बात देखिए, तो हमने कहा कि जैसे ही राजनीतिक सत्ता कमजोर होगी वैसे ही
जो कार्यकारी शक्तियां हैं, न्यायिक शक्तियां हैं, वो सरकार पर हावी होने लगती हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी केंद्रीय सत्ता कमजोर होती है, न्यायपालिका की सक्रियता और अति सक्रियता बढ़ जाती है। और ऐसी परिस्थिति में लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति, संसदीय प्रणाली के प्रति जो जनता में विश्वास है वो कमजोर होने लगता है। संसद की गरिमा धूमिल होने लगती है और साथ ही साथ न्यायिक प्रणाली के प्रति आस्था बढ़ने लगती है, जो संविधान के जो मूलभूत विशेषताएं हैं उसके प्रतिकूल हो जाता है। फिर देखिए, तो इससे क्या होता है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार, जिसमें हमने कहा कि अपराधीकरण हो गया, वोट बैंक की राजनीति हो गई, हमने 2G 3G कोलगेट जैसी घटनाएं जो है वो देखेंगे। इसके अलावा हमने कहा कि इसके माध्यम से क्या होगा, तो दल बदल की घटनाएं अपने चरम पर पहुंचेंगी। ठीक है, और जब ये परिस्थितियां होंगी तो सरकार की अस्थिरता और सरकार लोकतंत्र के प्रति आस्था स्वाभाविक रूप से कमजोर होगी। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई? इसके अलावा देखिए, तो हमने कहा कि इससे समावेशी नीतियों में भी क्या होगा, के निर्माण पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? क्योंकि चूंकि सरकार में शामिल कौन होते हैं, क्षेत्रीय पार्टियां होती, तो जिस भी मंत्रालय अपने वोट बैंक के अनुरूप नीति एवं कार्यक्रम, ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रीय हित है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो क्या होते हैं, पीछे छूट जाते हैं और राष्ट्रीय महत्व पर, राष्ट्रीय मुद्दों पर क्षेत्रीय महत्व हावी हो जाता है, जो देश की एकता, अखंडता और सुरक्षा को लेकर गंभीर खतरे के रूप में सामने आता है। इसके अलावा देखिए, तो केंद्र राज्य संबंध पर भी इसका क्या होगा, नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। क्यों? कि अगर हम बिहार का ही उदाहरण लें तो आपको पता होगा कि अगर 2014 के बाद की घटनाओं को छोड़ दिया जाए तो जब जब बिहार में एनडीए की सरकार रही है, केंद्र में यूपीए की सरकार रही, यानी कि केंद्र और राज्य में जब विपक्षी दल की सरकार होती है या विपक्षी गठबंधन की सरकार होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक चीज देखेंगे कि जो हमने कहा था कि जो राज्य की पार्टियां, क्षेत्रीय दल अगर राज्य में सरकार में होंगी तो वहां का विपक्षी पार्टी क्या होगा, वो केंद्र में सत्ता में होगा। और ऐसी परिस्थिति में वो केंद्र की राजनीति को आगे बढ़ाएगा, राज्यपाल की भूमिका को संदिग्ध करेगा और साथ ही साथ राज्य की राजनीति में उसका हस्तक्षेप बढ़ेगा, जो केंद्र राज्य संबंध को प्रभावित करेगा। ठीक है, बातें स्पष्ट हो गई? यस सर। बातें स्पष्ट हुई? जी सर। यस सर। यस सर। यस सर। सभी को बातें स्पष्ट हो गई? किसी को कोई कंफ्यूजन है? बोलिए। नहीं सर। क्वेश्चन लिख लेंगे आप लोग, आंसर इस क्वेश्चन का। जी सर।
चलिए, और सकारात्मक पक्ष की जब बात करते हैं तो सकारात्मक पक्ष में हमने कहा कि पहली बात क्या है, तो बार बार जो चुनाव की प्रक्रिया है इससे हमें मुक्ति मिलती है। इस गठबंधन की राजनीति ने क्या किया, तो देश को चुनावी मोड से बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। ठीक है, बातें स्पष्ट हुई, पहली सकारात्मक बातें। दूसरी बात देखिए, तो हमने कहा कि यह क्या, क्योंकि सरकार क्या होते हैं, गठबंधन की सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत सरकार में शामिल होते हैं, और ऐसी परिस्थिति में कोशिश यह रहती है कि हमें क्षेत्रीय हितों के साथ साथ हमें राष्ट्रीय हितों को भी क्या करना चाहिए, सहेजना चाहिए, उसको पूर्ति करनी चाहिए, संरक्षित रखना चाहिए। तो इससे क्या हुआ, एक समावेशी विकास की जो संकल्पना है वो क्या होती है, उसको बल मिलता है। ठीक है, तो पहली बात हमने कहा कि देश को चुनावी मोड से बाहर निकालने में। दूसरा कि नीति और कार्यक्रम में हम साझे न्यूनतम कार्यक्रम की बात करते हैं, और न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय मुद्दे और राष्ट्रीय मुद्दों को एक साथ सॉर्ट आउट करने का, निराकरण करने का प्रयास करते हैं, जो समावेशी विकास का परिचायक। तीसरी बात हमने कहा कि इससे संघात्मक ढांचा जो है वो भी मजबूत होता है। संबंध अधिकार है, अनुपालन का है, वो भी परिघटना आपको दिखाई देगी। मेरी आवाज नहीं आ रही है? सर बीच बीच में ब्रेक होती है। तो हमने कहा कि संघीय ढांचे को भी मजबूती प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें क्या कहा कि गठबंधन की राजनीति में संविधान के संघीय शासन को मूर्त रूप देने का प्रयास होता है, और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को, क्षेत्रीय मुद्दों को, और जो समाज का वंचित समूह है उसे भी राजनीति में शामिल होने का अवसर मिलता है, सरकार बनाने का अवसर मिलता है, और इससे भारत का जो प्रजातंत्र है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो मजबूत होती है। ठीक है, इसके अलावा हमने कहा कि यह क्या करता है, तो भारत की जो सामाजिक संस्कृति है उसको भी संरक्षित करने का प्रयास करता है। विविधता में एकता की जो परिकल्पना है उसको मजबूती प्रदान करता है, और जो समुदाय है, विभिन्न समुदाय है, उसके आकांक्षाओं को भी आवाज देता है, उसकी आकांक्षाओं को भी संरक्षित रखने का प्रयास करता है। तो ये इसके सकारात्मक तत्व हैं, जिसमें हमने कहा कि पहली बात कि देश को चुनावी मोड से बाहर लाता है। दूसरा हमने कहा कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम के तहत क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों को प्रतिनिधित्व प्रदान करता है, उसको क्रियान्वित करने की कोशिश करता है, जो समावेशी विकास का परिचायक है। तीसरी बात हमने कहा
कि संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, क्षेत्रीय दलों के साथ साथ राष्ट्रीय दलों का सहभागिता रहती है और ऐसी परिस्थिति में संविधान की जो मूल भावना है उसको क्रियान्वित करने में मदद मिलती है। विकेंद्रीकरण की राजनीति सामने आती है कि सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो भी आपको यहाँ पर दिखाई देगा। फिर हमने कहा कि भारत की जो सामाजिक संस्कृति है और विविधता में एकता की जो परिकल्पनाएं हैं उसको मजबूती प्रदान करने में भी गठबंधन की राजनीति महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, समझ गए? जी सर। जी सर। चलिए, तो इस तरीके से हमारा लगभग चुनाव आयोग से रिलेटेड टॉपिक खत्म हो गया। चुनाव से रिलेटेड और कोई टॉपिक है आपके लिए? देखिए, दल बदल और राजनीतिक अपराधीकरण, ये दो है ना अभी बचा हुआ। जी सर। एक थोड़ा सा चलिए, ना बिहार के इसको चुनाव हम के लोग बारे में सकारात्मक और नकारात्मक बातें बता दीजिए। बिहार का चुनाव यानी 2020 के चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं प्रीति आप? जी सर। या सर। अच्छा, चलिए उसको देख लेंगे हम लोग। और कोई मन में विचार, कोई प्रश्न, जो बातें समझ में ना आई हो बताइए। अब चीजें क्या होंगी हेलो पता है, सर। सभी रिपीट होंगे। जितने भी टॉपिक्स हैं वो और कि अभी हमने गठबंधन की राजनीति की बात की, इसमें 90% जो बातें हैं कि नहीं पहले से पता। राजनीति के अपराधीकरण में भी वही स्थिति है, दल बदल में भी वही स्थिति है। हाँ, बस यहाँ पे अंदर क्या है कि दल बदल का जो कानून है बस उसे जानने की जरूरत। ठीक है, चलिए कल इस पे हम लोग चर्चा परिचर्चा कर लेंगे। हाँ संजीव, कुछ पूछ रहे थे? सर, वो दबाव का राजनीति में किसान समूह का आंदोलन का आपने एग्जाम्पल दिया, तो उसमें कोई भी सोशल एक्टिविटी का भी तो लिख सकते हैं।